हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग टॉपिक। आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 6 टिश्यू के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ही अच्छे मेथड से और इजी वे में लर्निंग हो जाए, ऐसा आंसर बनाया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा सबसे पहला वीडियो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन जा सके। स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी डाउट हो आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप लोग का सब्सक्राइब करना, लाइक करना ही हम लोगों को मोटिवेट करता है ताकि हम लोग इस वीडियो को और अच्छा से अच्छा बना सकें। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देखिए, व्हाट इज टिश्यू। जैसा कि हमने पढ़ाया था लर्निंग टॉपिक में, जो 5 पार्ट थे जिसमें हमने पूरा चैप्टर कवर किया था, तो उसमें हमने आप लोग को बताया था कि टिश्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स, टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स with comparable structures that are placed in order to fulfill a given activity। कभी भी स्टूडेंट्स, जैसे लिखा रहता है कि टिश्यू क्या है, तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ उसको पैराग्राफ में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी भी ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम देने का पर्पज रहता है कि हमारे पूरे साल का मेहनत हमारे मार्क्स में दिखता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन तो आंसर्स तो लिखते हैं, बट उसको लिखने का एक मेथड होता है। तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, इस टिश्यू को हेडिंग में लिखिएगा। उसके बाद आप इसका डिफिनीशन जो है उसको बगल में लिखिएगा। इससे जो आपका मेन कंटेंट है वो एग्जामिनर के पास प्रेजेंट होता है। तो टिश्यू जो होता है, क्या होता है, एक कलेक्शन सेल जो होता है, कलेक्शन ऑफ विथ सेल्स विथ कंपेरेबल स्ट्रक्चर। जो कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स विथ कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स। टिश्यू जो होता है वो कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स के सेल्स का कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब इकट्ठा, और कंपेरेबल का मतलब होता है तुलनीय। जो टिश्यू होता है वो कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स के सेल्स का कलेक्शन होता है, जो दिए गए एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए हम इन्हें एक ऑर्डर में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है कि फंक्शन, उपयोगिता। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू की क्या उपयोगिता है? तो जैसा कि आप लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा ही था, तो इसमें आप लोग हेडिंग डालिएगा, यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फिर आप लोग इसको सीक्वेंस में लिखिएगा कि टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि इसमें दिया गया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यूज होते हैं वो अलग अलग लोकेशन में एक स्पेसिफिक फंक्शन को अलग अलग तरीके से करते हैं, जिन्हें हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स देखिए, नर्व सेल्स फॉर एग्जाम्पल में क्या है, नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं। तो नर्व सेल्स में क्या करता है टिश्यूज? नर्व सेल फॉर एग्जाम्पल मेकअप द न्यूरोलॉजिकल टिश्यू दैट एड्स इन मैसेज ट्रांसमिशन। जो न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज होते हैं वो मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, मतलब ले जाते हैं। वेयर एज मस्कुलर सेल्स मेकअप द muscle tissue and muscle tissue is a type of tissue that aids in movement। इसी तरीके से जो मसल सेल्स होती हैं वो किस में मदद करती हैं, मूवमेंट में। न्यूरोलॉजिकल टिश्यू किस में मदद करते हैं, मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिए गए लोकेशन पे एक स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से इनका परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इसमें ये बोल रहा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा ही था, सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। उस
पेरेन्काइमा के भी 2 टाइप्स होते हैं, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग डायग्राम विथ लिखिएगा कि सिंपल टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, फर्स्ट पेरेन्काइमा, सेकेंड कोलेन्काइमा एंड थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। फिर पेरेन्काइमा के भी 2 टाइप्स हैं। कभी कभी स्टूडेंट सोचते हैं कि बस जितना पूछा गया है हम उतना ही आंसर्स लिखें, अधिक ना लिखें, बट अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। उससे एग्जामिनर के ऊपर क्या होता है, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है कि बच्चे को बहुत नॉलेज है। तो स्टूडेंट्स अगर टाइम हो तो आप लोग जरूर डाल दिया करिएगा। और इसका जैसे लिखने का मेथड होता है, हमने नॉलेजेबल टिप्स जो था अपना चैनल उसमें डाल दिया है कि आप लोग उसको देख के उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर उसमें देख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फिर पेरेन्काइमा के भी कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स द एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट। जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो स्टेम और रूट्स के ग्रोइंग टिप्स पे पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट? हस्क का मतलब हमने बताया था स्टूडेंट्स, हस्क का मतलब होता है भूसी, मतलब जो नारियल होती है उसकी भूसी। तो वो किस टिश्यू से बनी होती है? तो वो इसका आंसर है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू विच इज ए फॉर्म ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो स्क्लेरेन्काइमा है वो बनाते हैं हस्क ऑफ को। नाउ स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? मतलब फ्लोएम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो इसका आंसर है द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स इज टर्म्ड एज फ्लोएम। जो प्लांट्स के फूड कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, इन 4 तरीके के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो इसको आप हेडिंग में लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम, पहला है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पेरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम फाइबर्स। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, मसल टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक? मतलब न्यूरॉन कैसा दिखता है? तो स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा, यहाँ पे पूछा है कि न्यूरॉन का लुक लाइक, न्यूरॉन कैसा दिखता है। तो इसमें अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको लिखने के साथ साथ इसका डायग्राम भी शो कर देंगे तो आपको आधे मार्क्स उस डायग्राम से मिल जाएंगे। तो इसका आंसर्स लिखिएगा, पहले न्यूरॉन हेडिंग डालिएगा, फिर लिखिएगा ए न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, द सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। जो न्यूरॉन होता है हमने बताया था आपको कि यह 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सेल बॉडी, सेल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोन, सोमा, ये अनदर नेम है सेल बॉडी का। तो सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज सोमा या साइटन। सेकेंड है एक्सॉन, थर्ड है डेंड्राइट्स। उसके बाद इन तीनों का अलग अलग आप लोग फंक्शन लिख दीजिएगा, जैसे डेंड्राइट्स आर ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एक्सटेंशंस दैट स्ट्रेच आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी एंड रिसेंबल ब्रांचेज। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो ब्रांचेज में होते हैं, यह डेंड्रॉन से ही इसकी ब्रांचेज निकली होती हैं और यह डेंड्रॉन साइटोन या सेल बॉडी से ही निकलता है। उसके बाद जो इसका मेन फंक्शन होता है वो मैसेजेस को सेल बॉडी से क्या करता है, थ्रो आउट करता है, बाहर निकालता है। नाउ ए न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल मेकअप द सेल बॉडी। जैसा कि हमने आप लोग को पार्ट में पढ़ाया था, जो चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तब पढ़ाया था कि साइटोन या सेल बॉडी जो होता है वो साइटोप्लाज्म, क्लम्प्स ऑफ राइबोसोम्स, न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों से मिलकर एक साइटोन या सेल बॉडी का निर्माण होता है।
उसके बाद है एक्सॉन। एक्सॉन इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन सेल बॉडी टू न्यूरॉन्स अपोजिट इन स्ट्रक्चर्स। जो एक्सॉन होता है, जो एक्सॉन होता है स्टूडेंट्स, वो ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है और यह इम्पल्सेस को हमारे सेल बॉडी तक ले जाने का काम करता है। मतलब यह रिसीव मैसेजेस को क्या करता है, रिसीव करने का कार्य करता है। तो आप लोग एक सीक्वेंस में लिख दीजिएगा, पहले न्यूरॉन के बारे में लिख दीजिएगा, उसके बाद डेंड्राइट्स के बारे में, साइटन के बारे में और एक्सॉन के बारे में हेडिंग, तीनों का हेडिंग डाल के तीनों के आगे जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया उसको लिख दीजिएगा। और हो सके अगर टाइम हो स्टूडेंट्स तो इसका डायग्राम आप लोग ज़रूर बनाइएगा। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के 3 फीचर कौन कौन से हैं? तो फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स, फीचर का मतलब होता है इसकी क्वालिटी, कि मतलब इनके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इन कार्डियक मसल्स के। तो क्या हैं? दे आर इनवॉल्यूंटरी इन नेचर, ये हमारे विलिंग्स के अनुसार काम नहीं करते हैं, ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं। इनका शेप कैसा होता है? तो ये दे आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट इन स्ट्रक्चर, ये सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड में होते हैं और इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। थ्रू आउट देयर लिप्स दे एग्जिबिट साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हमें जीवित रहने के लिए इन्हें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना ज़रूरी रहता है। ये एक साइकिल पूरी करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स 10 नंबर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। मतलब कि एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या है, इसको आप लोग हेडिंग में लिखिएगा, फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यूज। स्टूडेंट्स आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बार बार हेडिंग्स पे क्यों फोकस कर रही हूँ, इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि कभी भी पैराग्राफ में लिखा हुआ कोई भी सेंटेंस एग्जामिनर उतना केयरफुली नहीं पढ़ता है जितना आपने हेडिंग में लिखा हुआ सेंटेंस को वो देखता है। क्योंकि हेडिंग्स में डाले हुए क्वेश्चंस देखने में भी अच्छे लगते हैं और आपको खुद अच्छा फील होगा कि आपने क्या क्या कंटेंट इसके अंदर लिखे हैं। इसलिए स्टूडेंट्स मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि आप लोग हेडिंग्स वाइज ही कोई भी क्वेश्चंस का आंसर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट। एरियोलर टिश्यू आर कॉमनली सीन इन एनिमल्स। जो एरियोलर टिश्यू होते हैं वो हमें अधिकतर एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। दे आर कनेक्टिव टिश्यूज दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो मसल्स और स्किन के बीच में होते हैं। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द बोन मैरो एंड अराउंड ब्लड आर्टरीज एंड नर्व्स। ये जो होते हैं ब्लड आर्टरीज और नर्व के चारों ओर बोन मैरो में पाए जाते हैं। दिस टिश्यूज टेक अप ए लॉट ऑफ रूम इनसाइड द ऑर्गन्स। ये टिश्यू ऑर्गन के भीतर काफ़ी स्पेस अपने लिए रखे रहते हैं। जैसा स्टूडेंट एक चीज़ पे फोकस करिएगा, जहाँ पे ये पुलिस स्टॉप दिया है आप इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा। जैसे आपने फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू लिखा, उसके बाद पहला फंक्शन लिखिएगा एरियोलर टिश्यूज आर कॉमनली सीन इन एनिमल्स। सेकेंड पॉइंट, दे आर कनेक्टिव टिश्यूज दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। थर्ड, they can also be found in the bone marrow and around blood arteries and nerves. Fourth point लिखिएगा, these tissues take up a lot of room inside the organ. They fifth point लिखिएगा, they protect the internal organs and aid in tissue restoration in the event of harm. ये जो होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी टिश्यू डैमेज होते हैं उनको फिर से रिस्टोर करने का कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स पॉइंट में लिखने से ये होगा कि आपने कितने फंक्शंस इनके लिख डाले वो आपको भी पता होगा और एग्जामिनर का भी फोकस सिर्फ आपके नंबर्स पे जाएगा। तो एग्ज़ाम में लिखना, रटना, रट के लिखना एक अलग बात होती है, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप सीक्वेंस में और सही मेथड्स में लिखते हैं
तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स कि कभी कभी बच्चे ये बोलते हैं कि हमने लिखा तो पूरा था पर मार्क्स कट गए। वो क्यों कटते हैं? क्योंकि अभी आप लोग 9th क्लास में हैं, नेक्स्ट आप लोग 10th क्लास में जब जाएंगे तो यही लिखने का पैटर्न आपको अगर बना रहेगा 10th बोर्ड में तो आप लोग के मार्क्स कट सकते हैं। बट उसको आप लोग हेडिंग वाइज सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो अभी से प्रैक्टिस करते करते आप लोग के 10th बोर्ड में मार्क्स कटने के चांसेस ही नहीं रहेंगे और आप लोग हर चीज़ को जो भी आपके क्वेश्चंस में दिए गए हैं उनको इंडिकेट अच्छे से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिफाइन द टर्म टिश्यू। जैसा कि आप लोग अब यहाँ पर टिश्यू के टर्म के बारे में आपको डिफाइन करना है, जो कि आप लोग ऊपर कर चुके हैं। टिश्यू इज डिस्क्राइब्ड एज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विथ आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दैट कोलाबोरेट टू एग्जीक्यूट ए सर्टेन पर्पज। टिश्यू जो होता है एक सेल्स का ग्रुप होता है जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए साथ में मिलकर एक उसका अपना स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। जो जाइलम टिश्यू होता है वो कितने एलिमेंट से मिलकर बना होता है उनके नेम को लिखना है। तो जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ 4 मेन एलिमेंट्स एज मेंशन्ड। जाइलम टिश्यू जो होता है 4 एलिमेंट से बना होता है। पहला होता है वेसल्स। मेरे सारे स्टूडेंट्स को तो ये बिल्कुल रट्टा हो गया होगा अब तक कि यही क्वेश्चन ऊपर भी दिए गए हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको आप लोग देखिए कितना अच्छा दिया है, रिवीजन हो जा रहा है इसी के साथ साथ। पहला है वेसल्स, दूसरा है ट्रिकाइड्स, तीसरा है जाइलम फाइबर्स और चौथा क्या है? जाइलम पेरेन्काइमा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो प्लांट्स में जो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम लोग उनका डिफरेंसेस देखते हैं। पहला इधर कॉलम में देखिए, कॉलम वाइज बनाइएगा, हमेशा हेडिंग डालिएगा डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। फिर एक साइड में सिंपल टिश्यू, दूसरे साइड में कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू। पहले हम लोग सिंपल टिश्यूज के बारे में देखते हैं। सिंपल टिश्यू जो होता है सिर्फ एक तरीके के सेल से बना होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द सेल्स आर सिमिलर एंड दे परफॉर्म सिमिलर ड्यूटीज। इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सिमिलर होते हैं और इनके कार्य भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। थर्ड क्या होता है कि प्लांट्स हैव 3 टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज। पहला पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नाउ अब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज देखते हैं हम लोग। दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स इसके नाम से ही पता चलता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर ये बना है। द सेकेंड है द रोल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वेरी। इसके जो रोल्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। थर्ड, जाइलम एंड फोलेम आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फाउंड इन प्लांट। प्लांट में जाइलम और फ्लोएम 2 तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। मतलब हमें पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को उनके सेल वॉल के आधार पर डिफ्रेंशिएट करना है। ओके स्टूडेंट्स, पहला देखते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो होता है थिन सेल वॉल्स, सेल्स आर लूजली पैक्ड। इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और ये लूजली पैक्ड होते हैं। मतलब इनके बीच में क्या होगा? इंट्रासेलुलर स्पेसेस पाए जाएंगे, लूजली पैक्ड है तो। दूसरा सेकंड है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो सेलुलोज से बनी होती हैं। अब कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा में क्या है कि द सेल वॉल इज थिकेंड इरेगुलरली एट द कॉर्नर। कॉर्नर में जो इनकी सेल वॉल होती है वो थिक्ड होती है एंड देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द सेल्स। और इनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि ये थिक होने की वजह से उसमें स्पेस रहेगा ही नहीं। वो लूजली हैं, वो दूर दूर हैं, इस वजह से पेरेन्काइमा में क्या है? स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन कोलेन्काइमा में थिक वॉल की वजह से इसमें स्पेस नहीं रहता है। सेकेंड पॉइंट, पेक्टिन
and pectin and hemicellulose are the two most important component of the cell wall. जो पेरेनकाइमा की सेल वॉल थी वो सेलुलोज से बनी थी। कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो पेक्टिन और हेमीसेलुलोज से बनी है। नाउ स्क्लेरेनकाइमा, देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिकॉज द सेल वॉल आर इवेंटली थिकेंड। स्क्लेरेनकाइमा का भी जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, इस वजह से इसमें भी कोई स्पेसेस नहीं पाई जाती। देयर इज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ द सेल वॉल दैट इज मोस्टली मेड अप ऑफ लिग्निन। देखिए स्टूडेंट्स, तीनों का डिफ्रेंशिएट कितना अच्छा दिया है। स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो लिग्निन से बनी है। कोलेनकाइमा की सेल वॉल जो होती है वो पेक्टिन और हेमीसेलुलोज से बनी है। और पेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शंस क्या होता है? तो हम लोग इसमें हेडिंग क्या डालेंगे स्टूडेंट्स? अब तक तो आप लोग को पता चल गया होगा फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो होता है, देखते हैं इसका। स्टोमेटा फंक्शंस इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एटमॉस्फियर। इसका पहला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था ना कि कभी भी फंक्शंस आए तो उसको कैसे लिखने हैं, पॉइंट वाइज करके लिखने हैं। तो जो एटमॉस्फियर में गैसों का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, वो स्टोमेटा का फंक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट, द स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। जो स्टोमेटा होता है वो ट्रांसपिरेशन के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, द स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप ऑफ मसल्स फाइबर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो मसल्स के 3 टाइप्स हैं उनको डायग्राम विथ, मतलब आपको इसको डायग्राम बना के इसके डिफरेंसेस को शो करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। उसके बाद आप लोग पहला लिखेंगे स्ट्रिएटेड मसल्स, फिर उसका डायग्राम बनाइएगा। फिर सेकंड में लिखिएगा स्मूथ मसल्स, फिर ये रहा उसका डायग्राम। उसके बाद थर्ड में लिखिएगा कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का आपको फंक्शन बताना है। तो इसमें आप लोग पहले हेडिंग लिखिएगा फंक्शंस ऑफ द कार्डियक मसल्स, फिर उसमें आगे पैराग्राफ में लिखिएगा द कार्डियक मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द हार्ट्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो कार्डियक मसल्स होता है हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ स्टूडेंट्स 8 नंबर क्वेश्चंस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन striated, unstriated and cardiac muscles on the basis of their structure and location in the body। जो ये 3 तरह की मसल्स हैं, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल्स, इनको हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर और लोकेशन कहाँ पाई जाती हैं उनके बेस पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ सबसे पहले हम लोग इसमें हेडिंग डालेंगे डिफ्रेंसिएशन बिटवीन स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स। फिर तीनों के नेम्स लिखिएगा। अब जैसा इसमें पॉइंट में बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसको ज़रूर नोट करिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए यह स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेस पे ही पूछा है, तो ये मिसिंग मत कीजिएगा। तो फिर हेडिंग डालिएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। तो स्ट्रिएटेड मसल्स जो होती है यह सिलिंड्रिकल होती है, इसमें ब्रांच नॉट ब्रांच्ड, इसमें ब्रांच नहीं होते, मल्टी न्यूक्लिएट होती है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इट एंड्स आर ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है थिकेंड, जो इसकी अंतिम जो इसका होता है छोर वो क्या होता है, थिकेंड होता है। फोर्थ पॉइंट है कलर्ड अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, इसमें लाइट और डार्क बैंड्स भी होती हैं। नाउ अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग अनस्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में देखेंगे।
ये कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं। नॉट ब्रांच्ड, इसमें भी ब्रांच नहीं होते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, इसका मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। इट्स एंड्स आर टेपरिंग, टेपरिंग का मतलब होता है लंबा और पतला, तो इसका जो एंड्स होता है वो लंबा और पतला होता है। देयर आर नो बेंड्स प्रेजेंट, इसमें कोई भी बेंड नहीं होती हैं। नाउ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स जो होती हैं स्ट्रक्चर के बेस पे सिलिंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। देखिए अभी तक स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड क्या थी? नॉट ब्रांच्ड थी, बट कार्डियक क्या है? ब्रांच्ड है। ये भी यूनिन्यूक्लिएट है, इसमें भी न्यूक्लियस एक है। इट्स एंड्स आर फ्लैट एंड वेवी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वेवी वर्ड है, वेवी का मतलब होता है लहरदार, लहरों की तरह, तरंगों की तरह। तो जो इसका एंड्स होता है वो फ्लैट चपटा होता है और लहरदार होता है। नेक्स्ट, फेंट बैंड्स आर प्रेजेंट, इसमें जो बैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर अब हम इन तीनों का स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर अब हम इन्हें देखते हैं। पहला क्या है? These muscles are present in different body parts such as hands, legs, tongue, etc. ये मसल्स जो होते हैं बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट में, जैसे हैंड, लेग और टंग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ फूड in the alimentary canal are all controlled by these muscles. Now students, इन मसल्स के द्वारा हमारे ब्लड वेसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और इंटेस्टाइन में जो फूड का मूवमेंट होता है वो इन मसल्स के हेल्प से होता है। नाउ दीज मसल्स कंट्रोल द हार्ट्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यह मसल जैसा कि कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? यह हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। नाउ स्टूडेंट्स, 9th नंबर का क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन। देखिए जैसा कि हमने बताया था ऊपर न्यूरॉन पूछा था कि आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको न्यूरॉन का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये अक्सर क्वेश्चंस में आते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल ही, इस जो फिगर को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि ये आना ही आना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये न्यूरॉन का डायग्राम देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि यह 3 कंटेंट से मिलकर बना होता है, साइटन, सेल बॉडी या सोमा, दूसरा होता है डेंड्रॉइड्स, तीसरा होता है एक्सॉन। डेंड्रॉन जो होता है उसी से डेंड्राइट्स निकले होते हैं। एक्सॉन हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस डायग्राम को आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इसे बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ 10 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेम द फॉलोइंग, मतलब जो ये टर्म दिए गए हैं हमें इनके नेमिंग लिखने हैं, नेम लिखने हैं। तो पहला है टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो जो हमारे माउथ हैं उनकी जो इनर लाइनिंग है वो किस टिश्यू से बनी होती है? तो इसका आंसर है एपिथेलियल टिश्यू, ET। सेकेंड है टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन इन ह्यूमन। तो इसका है आंसर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मीन्स टेंडन। तीसरा, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है उस टिश्यू का नेम लिखना है, वो क्या है? फ्लोएम। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो फैट को स्टोर करता है उस टिश्यूज़ का नाम है एडिपोज टिश्यू। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये PDF डाउनलोड करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसका आंसर्स आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा केयरफुली देखिएगा। नेक्स्ट है E, कनेक्टिव टिश्यू विथ ए फ्लूइड मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लूइड मैट्रिक्स के साथ में होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लड। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन,
ब्रेन में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, वैसे भी आप लोग को पता है नर्वस सिस्टम, तो इसमें जो टिश्यू पाए जाते हैं वो कौन से टिश्यू होंगे? नर्वस टिश्यू। स्टूडेंट्स ये ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, थोड़ा मिस प्रिंटिंग होने की वजह से इनके आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देते हैं 11th नंबर्स क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द टिश्यू इन द फॉलोइंग: स्किन, द बार्क ऑफ ए ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल, वेस्कुलर बंडल। मतलब जो ये स्किन, बार्क ऑफ ट्री और किडनी ट्यूबल की जो लाइनिंग है, बोन, वेस्कुलर बंडल, ये सब किन तरीके के टिश्यू इनके आइडेंटिफाई करने हैं कि ये किस तरीके के टिश्यू से बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स स्किन। स्किन जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। द बार्क ऑफ ए ट्री यह सिंपल परमानेंट टिश्यू से बना होता है। बोन कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल जो होता है वो क्यूबॉइडियल एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। वेस्कुलर बंडल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चंस। नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। आपको उन रीजन्स के नाम लिखना है जिसमें पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर है लिप्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो आप लोग इसको ऐसे लिखिएगा: नेम ऑफ रीजन्स इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। फर्स्ट लिप्स, सेकेंड फ्रूट्स एंड थर्ड फ्लावर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में एपिडर्मिस का जो रोल क्या है? तो आप लोग को पता ही है कि एपिडर्मिस का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। अब हम लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इन्होंने हेडिंग डाल रखा है रोल ऑफ द एपिडर्मिस। तो पहला पॉइंट लिखिएगा प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का प्रोटेक्शन करना। सेकेंड, एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट इन रूट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एपिडर्मल सेल जो होती हैं वो रूट्स में भी पाई जाती हैं, जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। थर्ड पॉइंट, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड पैरासिटिक फंगस बाय प्रोड्यूसिंग ए वैक्सी वाटर रेसिस्टेंस कवरिंग कॉल्ड cuticle which is made up of cutin on the outer surface of the plant। यह प्रोटेक्शन का काम करता है, वाटर के लॉस होने में भी ये हेल्प करता है। मतलब ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पानी की कमी नहीं होने देता है। कोई भी बाहर से मैकेनिकल इंजरी उससे भी प्रिवेंट करता है। और यह बाहर से एक इसकी कवरिंग होती है जो क्यूटिकल से कवर हुआ रहता है, और वो क्यूटिकल जो होता है वो वैक्सी वाटर रेसिस्टेंस होता है, जिसे जो क्यूटीन से बना होता है। यह प्लांट्स के आउटर सरफेस पर पाया जाता है। तो एपिडर्मल सेल जो एपिडर्मिस है प्लांट में, एपिडर्मिस, इनके ये 3 मेन रोल हो गए या फंक्शन हो गए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चंस। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये कह रहा है कि जो कॉर्क होते हैं वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे कार्य करते हैं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, द कॉर्क विच इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स इज द बार्क ऑफ ए ट्री। जो कार्क होता है वो ट्री के बार्क में डेड सेल से बना होता है। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एज वेल एज इट प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू इवेपोरेशन। तो इसका ये कहना है कि यह प्लांट्स को मैकेनिकल डैमेज से बचाता है और टेम्परेचर को भी एक्सट्रीम रखता है। यह वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है इवेपोरेशन के थ्रू। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चंस। कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको पीडीएफ में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप एक बार पीडीएफ को ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ सिर्फ आप लोग के लिए ही सर्च किए हैं ताकि आप लोग को इजी वे में बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएं। उसी को पीडीएफ को डाउनलोड करने में स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसलिए आप लोग इस पर फोकस
बिल्कुल थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है परमानेंट टिश्यू, फिर इसके दो टाइप लिख दिए हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स, फिर सिंपल में नीचे कोलन काइमा, और ये जो दो गैपिंग दिया है इसमें आपको वो नाम फिल करना है जो सिंपल टिश्यू के टाइप हैं। फिर इसी तरह इधर कॉम्प्लेक्स में जाइलम और दूसरी तरफ इसने खाली डायग्राम रखा है। तो इसका स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखिए इसका आंसर्स। तो परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू के तीन टाइप्स है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कितने हैं टाइप्स? दो, जाइलम और फ्लोएम। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने और लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया विथ एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स के साथ ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन भी हो गया। आप लोग को मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जो भी आपको डाउट हो उस कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं उस डाउट को पूरा कंप्लीट करूँगी। फाइनली ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन आंसर्स के साथ कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। आपके सब्सक्राइब करने और आपके कमेंट करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर को भी बहुत अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आप लोग के सामने ला सकूं। ओके, बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।